हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक ऋण के भार की, बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। जैसे अभी तक हमने लिया कि सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण लिया कि किस किस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर हमने लिया सार्वजनिक ऋण का प्रभाव कि इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चाहे वो रोजगार हो, उत्पादन हो, वितरण हो या और चीज़ें हों जिन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम ले रहे हैं सार्वजनिक ऋण का भार या बर्डन ऑफ पब्लिक डेट कि ये जो सार्वजनिक ऋण सरकार लेती है इसका प्रभाव तो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसका बर्डन किस पर पड़ता है। अब इसके बर्डन को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि दो तरह का जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है तो एक आंतरिक ऋण लेती है, एक बाहरी ऋण लेती है। तो इसका एक प्रत्यक्ष भार पड़ता है या यूँ कहें कि एक मौद्रिक भार पड़ता है और एक वास्तविक भार पड़ता है। तो आज हम इन सब चीज़ों की देखेंगे कि प्रत्यक्ष भार या मौद्रिक भार किस पर पड़ता है और वास्तविक भार क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सार्वजनिक ऋण का भार या बर्डन ऑफ पब्लिक डेट है क्या। सार्वजनिक ऋण से समाज को प्रत्यक्ष, मौद्रिक एवं वास्तविक भार उठाना पड़ता है। मतलब दो तरह के भार सरकार समाज को उठाने पड़ते हैं, एक तो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार होता है और एक होता है वास्तविक भार। मौद्रिक भार जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मौद्रिक भार में हम क्या लेते हैं, जब वो जो सार्वजनिक ऋण है उसका ब्याज और मूलधन जो है वो तो हम मौद्रिक भार में लेते हैं। और वास्तविक भार का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति ऋण देता है तो उससे क्या होता है, उसकी आय में, उपभोग योग्य आय में कमी आती है, जिससे उसके आर्थिक कल्याण में, मतलब आर्थिक कल्याण का मतलब कि वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कम कर पाता है, जिससे उसके आर्थिक कल्याण में कमी होती है। क्योंकि हम आर्थिक कल्याण का संबंध लेते हैं वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की मात्रा से, मतलब व्यक्ति के जीवन स्तर से लेते हैं। तो जीवन स्तर जितना ऊंचा होगा आर्थिक कल्याण उतना ही ज्यादा होगा। और जीवन स्तर किससे निर्धारित होता है, जो वस्तुएं और सेवाएं हम गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से, मतलब क्वालिटेटिव वाइज और क्वांटिटी वाइज जितनी वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं वो हमारे जीवन स्तर को बताता है। जितनी अच्छी और अधिक मात्रा में वस्तुओं का हम उपभोग करेंगे तो आर्थिक कल्याण उतना ही ऊंचा होगा, और यदि कम वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो उससे आर्थिक कल्याण की में कमी होगी। तो अब सार्वजनिक ऋण जब लेती है सरकार तो इससे समाज पर प्रत्यक्ष मौद्रिक भार भी पड़ता है और वास्तविक भार भी पड़ता है। मौद्रिक भार का मतलब तो क्या हुआ, जो धनराशि जो ऋणी है ब्याज और मूलधन के रूप में वापस देता है, जो ऋण देने वाला है उसको वापस देता है, तो वो तो हुआ मौद्रिक भार की जो ब्याज था और मूलधन था वो वापस उसने किया। वास्तविक भार क्या होता है, इसका मतलब होता है आर्थिक कल्याण की जब ऋणी जो है वो ऋणदाता को ब्याज और मूलधन के रूप में चुकाता है तो इससे उसको कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कम करना पड़ता है, जिससे उसके आर्थिक कल्याण में कमी होती है। अब प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक ऋण को दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक ऋण बर्डन ऑफ इंटरनल डेट और एक बाह्य ऋण का भार की। दो तरह के ऋण हम लेते हैं, एक सरकार आंतरिक ऋण, जैसा हमने पहले वर्गीकरण में पढ़ा था कि आंतरिक ऋण का मतलब होता है जो ऋण सरकार जो है देश के अंदर से लेती है, देश के नागरिकों से, देश के बैंकों से, देश की संस्थाओं से लेती है, वो तो होता है आंतरिक ऋण। और बाहरी ऋण का मतलब है जो देश सरकार जो है देश के बाहर से लेती है, विदेशी नागरिकों से, विदेशी संस्थाओं से, विदेशी सरकारों से जो ऋण लिया जाता है वो बाह्य ऋण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आंतरिक ऋण का भार तो क्या पड़ता है और बाह्य ऋण का भार क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आंतरिक ऋण का भार। आंतरिक ऋण का भार, जैसे कि हमने पहले लिखा कि ऋण जो सार्वजनिक ऋण है उसके भार दो प्रकार से पड़ते हैं, एक मौद्रिक भार होता है और एक वास्तविक भार होता है। तो आंतरिक ऋण जब सरकार लेती है, जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक ऋण जो है वो देश के अंदर से लिया जाता है, देश के नागरिकों से, वहाँ के बैंकों से, वहाँ की संस्थाओं से लिया जाता है। इसलिए क्या होगा, धन का जो स्थानांतरण होगा वो देश के अंदर ही होगा, चाहे एक नागरिक से सरकार की तरफ हो जाए, बैंक से सरकार की तरफ हो जाए, सरकार से सरकार की तरफ हो जाए, मतलब उसका ट्रांसफर जो होगा वो देश के अंदर ही घूमेगा, देश के बाहर वो पैसा नहीं जाएगा। इसलिए प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि आंतरिक ऋण चूंकि देश के अंदर ही वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष कोई मौद्रिक भार नहीं पड़ता है।
प्रत्यक्ष मौद्रिक भार इसका कोई नहीं होता है, क्योंकि ये देश के अंदर ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग को हस्तांतरित हो जाता है। इसलिए धन जो है वो ब्याज और मूलधन जो है वो देश के अंदर ही रहता है। अब वास्तविक भार क्या है? तो वास्तविक भार निर्भर करता है कि ऋण जो है किसने दिया है, धनी वर्ग ने दिया है या निर्धन वर्ग ने। यदि ऋण पत्र या ये कहें कि ऋण धनी वर्ग ने दिया है तो इसके भुगतान के लिए क्या होगा, निर्धन वर्ग पर कर लगाया जाता है, तो वास्तविक भार अधिक होगा। तो डाल्टन कहते हैं कि यदि जो ऋण है वो धनी वर्ग ने दिया है और जब सरकार इसका भुगतान करती है तो वो निर्धन वर्ग पर इसके लिए कर लगाती है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक भार अधिक होगा, क्योंकि निर्धन वर्ग के पास वैसे ही आय कम है और यदि उन पर टैक्स लगा दिया गया तो इससे उनका जीवन स्तर और नीचा हो जाएगा। और वास्तविक भार का संबंध हम किससे लेते हैं? आर्थिक कल्याण से। आर्थिक कल्याण का संबंध है जीवन स्तर से और जीवन स्तर का संबंध है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से। वस्तुएं सेवाएं जितनी अधिक मात्रा में और ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे तो कल्याण अधिक होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निर्धन वर्ग पर यदि कर लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग और कम करेंगे, जिससे इसका वास्तविक भार अधिक होगा। इसके विपरीत यदि ऋण जो है वो निर्धन वर्ग से लिया गया है और उसके भुगतान के लिए धनी वर्ग पर कर लगाए जाते हैं तो वास्तविक भार कम होगा। क्यों? क्योंकि यदि निर्धन वर्ग ने वो ऋण पत्र जो सरकार ने बेचे हैं, खरीदे हैं, तो उनका जब भुगतान करेंगे तो उनको उनके मूलधन के साथ साथ ब्याज भी मिलेगा। ब्याज भी मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो वो ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे, जिससे उनके कल्याण में वृद्धि होगी। तो उससे जो धनी जो जब सरकार ने उन पर कर लगाए थे उसकी बजाय इस स्थिति में जो वास्तविक भार है वो कम होगा। तो कहने का मतलब है यदि सरकार ऋण पत्र या सरकारी ऋण जो है धनी वर्ग ने दिया है और उसके भुगतान के लिए निर्धन वर्ग पर कर लगा है तो वो वास्तविक भार ज्यादा होगा। और यदि वो ऋण पत्र निर्धन वर्ग ने खरीदे और भुगतान के लिए धनी वर्ग पर कर लगाया गया है तो वास्तविक भार जो है वो कम होगा। अब प्रोफेसर डाल्टन के शब्दों में एक आंतरिक ऋण का अधिकतर भार निर्धन से धनी की ओर अंतरण होता है, अतः इसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि निर्धन वर्ग के पास ना तो इतना पैसा होता है कि वो सरकार के ऋण पत्र को खरीद पाए, क्योंकि वो अपना खर्चा ही बस चला पाता है, उसके बाद बचत होती ही नहीं है। तो इसलिए सामान्य रूप से क्या है कि आंतरिक ऋण जो है वो क्या होता है, धनी निर्धन से धनी की ओर ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि जब सरकार टैक्स ऋण लेती है तो उसके भुगतान के लिए जब कर लगाती है तो उसमें निर्धन वर्ग को भी शामिल किया जाता है। जब निर्धन वर्ग पर टैक्स लगता है तो कहने का मतलब है कि जो ऋण जो है वो उसका भुगतान करने के लिए धन का स्थानांतरण निर्धन से धनी की ओर हो जाता है, जिससे उसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ आंतरिक ऋण का भार, जो निर्भर करता है कि धन का मतलब सार्वजनिक ऋण जो है वो सरकार ने किससे लिया है, धनी वर्ग से लिया है या निर्धन वर्ग से लिया है। यदि धनी वर्ग से लिया है और उसका भुगतान के लिए निर्धन वर्ग पर कर लगाया गया है तो वास्तविक भार अधिक होगा, और यदि ऐसा नहीं है, इसके विपरीत स्थिति है, तो वास्तविक भार कम होगा। परंतु डाल्टन कहते हैं कि नॉर्मली सामान्यतया जो है धनी वर्ग से ऋण लिया जाता है और उसके भुगतान के लिए निर्धन वर्ग पर भी कर लगाए जाते हैं, जिससे वास्तविक भार जो है वो ज़्यादा होता है और इससे धन का हस्तांतरण जो है निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की ओर होता है, जो आय और धन के वितरण में असमानता को और बढ़ा देता है। अब लेते हैं आंतरिक ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। वास्तविक भार तो हमने लिया, प्रत्यक्ष वास्तविक भार तो क्या है? जब व्यक्ति के कल्याण में, आर्थिक कल्याण में जो कमी होती है, वो ऋण लेने वाला जो होता है जब वो उसका भुगतान करता है तो उसके लिए उसको ब्याज और मूलधन का भुगतान करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उसकी आय में कमी होती है और वस्तुओं सेवाओं का कम उपभोग कर पाता है, जिससे उसके आर्थिक कल्याण में कमी आती है। अब लेते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। ऋण का भुगतान करने हेतु जनता पर कर लगाए जाते हैं। ये सामान्य बात है कि जब सरकार ऋण का भुगतान करेगी तो टैक्स बढ़ाएगी, जिसका अप्रत्यक्ष भार नागरिकों पर पड़ता है। इससे करदाता की कार्य करने एवं बचत करने की शक्ति एवं इच्छा हतोत्साहित हो जाती है। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक भार क्या है कि जब सरकार ऋण का भुगतान करने के लिए जनता पर कर लगाती है तो इससे क्या होता है, उसकी व्यक्ति की जो कर देने वाले हैं उनकी कार्य करने और बचत करने की शक्ति और इच्छा दोनों कम हो जाती है, जिससे क्या होता है
कि वो कम कार्य करते हैं या कम बचत करते हैं, कम कार्य करते हैं, कम बचत करते हैं, कम बचत करते हैं तो निवेश कम होता है, इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको डाल्टन ने इस प्रकार से कहा कि संभवतः करारोपण व्यक्तिगत कार्यकुशलता को अधिक घटा देगा अपेक्षाकृत उस कार्यकुशलता से जो ऋण की प्राप्ति बढ़ाएगी। डाल्टन के शब्दों में क्या है कि करारोपण जो है करों से, जो क्योंकि कर जो है, कर से व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो है जब कर का भुगतान करता है तो उसको त्याग करना पड़ता है, उसे कष्ट होता है, तो उसकी कार्यकुशलता घटती है। परंतु डाल्टन कहते हैं कि ये जो कार्यकुशलता है वो इतनी घट जाएगी कि जो ऋण प्राप्ति के से बढ़ी थी, मतलब जब सरकार ऋण लेती है उस समय उसको खर्च करती है तो क्या होता है, लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि करारोपण व्यक्तिगत कार्यकुशलता को उससे भी ज्यादा घटा देगा जो कि ऋण प्राप्ति के समय बढ़ी थी। अब लेते हैं बाह्य ऋण का भार। बाह्य ऋण का भी उसी प्रकार प्रत्यक्ष मौद्रिक और वास्तविक दोनों भार पड़ते हैं। तो बाह्य ऋण क्या होता है? बाह्य ऋण का मतलब है जब सरकार जो है बाहर विदेशी सरकारों से या विदेशी नागरिकों से जब ऋण लेती है तो उसे हम कहते हैं बाह्य ऋण। बाह्य ऋण में मूलधन और ब्याज विदेशों को दिया जाता है। जैसे आंतरिक ऋण में हमने कहा था कि इसके अंतर्गत धन का स्थानांतरण जो है वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग को होता है, देश के अंदर ही एक वर्ग से दूसरे वर्ग की तरफ हस्तांतरण होता है। लेकिन बाह्य ऋण में मूलधन और ब्याज जो है वो विदेशों को दिया जाता है। अब इसका प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्या है? बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार ऋण लेने वाले देश को सहन करना पड़ता है, क्योंकि जो ऋण लेगा उस देश को प्रत्यक्ष मौद्रिक भार वहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मूलधन और ब्याज उसी देश को चुकाना पड़ेगा। यह भार उस राशि से नापा जाता है जो ऋण लेने वाला देश ब्याज व मूलधन के रूप में भुगतान करता है। मतलब प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्या हुआ कि जो ऋण लेने वाला देश है वो ब्याज और मूलधन के रूप में जितनी राशि का भुगतान विदेश को करता है वो हुआ उसका प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। इस ऋण का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, क्योंकि एक और कंडीशन क्या है कि जब हम विदेशी ऋण लेते हैं या बाह्य ऋण लेते हैं तो उसका भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा अर्जित करनी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का मतलब है निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे, और निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे इसका मतलब है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो जाएगी, देश में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे लोगों के उपभोग में कमी आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रिक भार केवल मुद्रा के रूप में ही नहीं पड़ता बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में भी लोगों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी ऋण का भुगतान जो है विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करनी पड़ती है, और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे, और जब सरकार निर्यात बढ़ाएगी तो इससे देश में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी आ जाती है। अब लेते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक भार। प्रत्यक्ष वास्तविक भार इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तुओं सेवाओं से वंचित रहना विभिन्न वर्गों में किस प्रकार वितरित हुआ। मतलब जब सरकार ने निर्यात बढ़ाया तो इससे क्या हुआ? देश में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी आई, और ये जो कमी है ये सबसे ज्यादा कौन से वर्ग को सहन करनी पड़ी? निर्धन वर्ग को या धनी वर्ग को? मतलब वस्तुओं और सेवाएं जो मतलब कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कीमतें बढ़ गई, कीमत बढ़ने के कारण उसके उपभोग से वंचित हो गए लोग। तो कौन सा वर्ग है, धनी वर्ग है या निर्धन वर्ग है? कौन सा वर्ग वस्तुओं और सेवाओं से ज्यादा वंचित रहता है? अब जाहिर है इससे क्या होगा, धनी वर्ग की अपेक्षा जो निर्धन वर्ग है वो ज्यादा वंचित होगा। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी तो निर्धन वर्ग के पास इतनी आय है ही नहीं कि वो ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को ऊंची कीमत पर खरीद सके। तो इससे क्या होगा, धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग जो है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से ज्यादा वंचित होगा, और इससे वास्तविक भार में और वृद्धि होगी, मतलब इसकी बजाय ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब हम लेते हैं बाह्य ऋण का अप्रत्यक्ष भार। बाह्य ऋण का जो अप्रत्यक्ष भार है ये उत्पादन में कमी के कारण पड़ता है। बाह्य ऋण से उत्पादन दो प्रकार से हतोत्साहित होता है। पहला, ऐसे ऋण के शोधन के लिए करारोपण करना पड़ता है, जिससे कार्य करने और बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, इन ऋणों के भुगतान करने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी करनी पड़ती है, जिससे भी उत्पादन हतोत्साहित होता है। तो अप्रत्यक्ष भार जो है वो किसके रूप में देखने को मिलता है हमको? उत्पादन के रूप में, कि
बाह्य ऋणों से उत्पादन में, देश में उत्पादन की कमी होती है। उत्पादन में कमी क्यों होती है? क्योंकि उत्पादन के लिए सरकार को निवेश करना पड़ता है, भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। लेकिन यदि सरकार ने जब सार्वजनिक ऋण लिया है, विदेशी ऋण लिया है, और जब उसका भुगतान करती है तो लोगों पर ज़्यादा कर लगाती है। अब कर बढ़ने से क्या हुआ? जैसे हमने पहले लिया, करारोपण से लोगों को कष्ट होता है, क्योंकि उन्हें त्याग करना पड़ता है, अपनी आय का कुछ भाग सरकार को देना पड़ता है, जिससे उनको कष्ट होता है। तो इससे उनके कार्य करने की और बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कार्य कम करेंगे, बचत कम करेंगे, तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा। दूसरी तरफ क्या होगा? जब सरकार के पास बचत कम है, लोगों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकती है, सरकार की आय कम है, तो जब आय कम है तो सरकार क्या करेगी? सार्वजनिक व्यय में कमी करेगी। इससे भी उत्पादन हतोत्साहित होगा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय जब ज़्यादा से ज़्यादा करती है सरकार तो उत्पादन बढ़ता है। लेकिन जब सरकार ऋणों का भुगतान करेगी तो इसके कारण से सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी, और सार्वजनिक व्यय में कमी आने से उत्पादन जो है वो हतोत्साहित होगा। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर निजी निवेशक निवेश नहीं करते हैं, वहाँ पर सरकार को निवेश करना पड़ता है उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, या कुछ निश्चित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो यदि सरकार ऋणों का भुगतान करेगी तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक आय तो उसकी लिमिटेड है, उस आय में से ही उसे ऋणों का भुगतान करना पड़ेगा। तो उन ऋणों का भुगतान करने से क्या होगा? सार्वजनिक व्यय के लिए साधन कम बचेंगे, और जब सरकार सार्वजनिक व्यय कम करेगी तो इससे उत्पादन हतोत्साहित होगा। अब हम लेते हैं कि सार्वजनिक ऋण के भार का माप, मेजरमेंट ऑफ डेट बर्डन, कि सार्वजनिक ऋण जो है उसके भार को कैसे मापा जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि सार्वजनिक ऋण का भार, डेट बर्डन जो है बराबर होता है कुल सार्वजनिक ऋण बटे कुल राष्ट्रीय आय। कि यदि कुल सार्वजनिक ऋण में हम कुल राष्ट्रीय आय का भाग लगा दें तो जो राशि आती है वो सार्वजनिक ऋण का भार मानी जाती है। यदि राष्ट्रीय आय की कुल राशि यथास्थित रहे तथा सार्वजनिक ऋण की कुल राशि बढ़ जाती है तो सार्वजनिक ऋण का भार बढ़ जाएगा, है ना। दो स्थिति हो सकती है कि यदि राष्ट्रीय आय तो स्थिर है और सार्वजनिक ऋण जो है उसकी कुल राशि बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सार्वजनिक ऋण का भार बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि ऋण की राशि यथास्थिर रहती है और राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो सार्वजनिक ऋण का भार घट जाएगा। ये दो स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से हम सार्वजनिक ऋण को माप सकते हैं कि जितना कुल सार्वजनिक ऋण है उसमें यदि राष्ट्रीय आय, जो हमारी कुल राष्ट्रीय आय है, उसका भाग लगा दें तो आ जाता है हमारा सार्वजनिक ऋण का भार, कि कितना भार देश पर पड़ा है। तो इसमें यदि राष्ट्रीय आय की राशि, कुल राष्ट्रीय आय यदि स्थिर रहे और सार्वजनिक ऋण बढ़ जाए तो सार्वजनिक ऋण का भार बढ़ जाएगा, और यदि सार्वजनिक ऋण स्थिर रहे और राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो इसका भार कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने लिया सार्वजनिक ऋण का भार, कि यदि आंतरिक ऋण लिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, और यदि बाह्य ऋण लिया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने लिया कि सार्वजनिक ऋण के भार को हम कैसे माप सकते हैं।